हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोनू। आज हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में। ये क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण भी है। राइट। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस सीधा सा मतलब है ए प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ को चलाए रखने के लिए जो प्रोसेस करना ही पड़े, उस उन सभी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल है लाइफ प्रोसेस के? तो पहला एग्जांपल है न्यूट्रिशन। बिना खाए पिए हम रह नहीं सकते। न्यूट्रिशन का सीधा सा क्या मतलब होता है? मीन्स ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। फूड को लेना और बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करना ही क्या है बेटा? न्यूट्रिशन है। ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे इन रेस्पेक्ट टू प्लांट और ऑल्सो एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में ये प्रोसेस कैसे होते हैं, ये सब हम यहाँ जानेंगे डिटेल में। राइट। तो बेसिक बेसिक समझ लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, और वी विल गो इन डिटेल ऑल्सो। तो न्यूट्रिशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। सेकेंड वन, द रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ केसेस में आप सभी यही समझते हैं रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। नो, ये है ही नहीं रेस्पिरेशन। दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये केवल रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो भी हमने खाना खाया है वो डाइजेशन के बाद उससे एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं बेटा रेस्पिरेशन। राइट। और ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन द ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वो नहीं कि हम बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन लिविंग बॉडी के अंदर भी होता है। एक एग्जांपल के साथ समझो। जैसे कि अगर आपको कभी भी सिर दर्द होता है तो हम टेबलेट खाते हैं। टेबलेट खाई अपने मुंह से और टेबलेट गई पेट के अंदर। डाइजेशन के बाद कहाँ आएगी? ब्लड में। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? सिर दर्द बंद हो गया। तो मीन्स कोई तो चीज है जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या है कि बॉडी के अंदर चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। जैसे आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी होता है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि ड्रॉप के थ्रू आंखों में डाल लेते हैं। डेफिनेटली वी हैव टू ईट इट। हम उसे खाएंगे, डाइजेस्ट होगा, ब्लड में आएगा और सर्कुलेशन के बाद वो पहुंचेगा हमारी आइज तक। राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इन लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट वन द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि बॉडी में ये तीनों जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस के बाद कुछ अननेसेसरी पार्ट्स पदार्थ बनते हैं, उनका बॉडी से बाहर निकलना बेटा क्या है? एक्सक्रीशन है। और नेक्स्ट वन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, लेकिन इसको हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम 4 ही लाइफ प्रोसेस को कवर करेंगे। राइट। तो फर्स्ट वन द न्यूट्रिशन। जैसा मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन मीन्स क्या है बेटा? प्रोसेस ऑफ taking food and यूटिलाइजिंग इट। फूड को लेना और उसे बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना ही बेटा क्या है? न्यूट्रिशन। अब समझेंगे कि न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। न्यूट्रिशन के बेसिकली देखा जाए तो 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला है इंजेशन, कि फूड को बॉडी के अंदर लेना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, देखिए मैं एक ऑर्गेनिज्म शो करता हूं। जैसे कि मैंने एक बॉय का पिक्चर लिया था, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही समझते हैं। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप द डाइजेशन। अगर डाइजेशन को हमें समझना है तो बहुत ही सिंपल वे में हम कैसे समझेंगे? एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे डाइजेशन। देखो, जैसे कोई भी फूड है, सपोज लाइक ये कोई फूड है। डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लार्ज साइज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर साइज सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। इस बड़े साइज की जो रोटी है या कोई भी हमारा फूड है, उसे पहले हम छोटे पीसेज में ब्रेक करेंगे और छोटे पीसेज में ब्रेक करेंगे, फिर बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इट कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर लेवल। उसको लास्ट में मॉलिक्यूलर लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये कि करेंगे क्यों ऐसा? जरूरत क्या है हमें इसे करने की? क्योंकि वी हैव टू एब्जॉर्ब इट इन आवर बॉडी। इस फूड को हमें अपने इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लेके जाना है, ताकि पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके।
राइट, दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट इट एट मॉलिक्यूलर लेवल, इसलिए हमें इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर कन्वर्ट करने की आवश्यकता है. So digestion means conversion of large size food molecules into the smaller size. So like this. Second one, the absorption. Absorption means transport of digested food from intestine to blood. That's it. And fourth one, the assimilation. Assimilation means क्या है बेटा? Transport of digested food from blood to the different body parts. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आइस को विटामिन ए चाहिए, तो ब्लड के द्वारा जो आइस तक विटामिन ए जो पहुंचेगा, दैट प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन. वहां फिर विटामिन ए का क्या होगा, जो यूज है, जैसे आंखों में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, तो रोडोप्सिन बनाने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है. अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमारा जो विजन है वो डाउन होने लगेगा. ओके, एंड द लास्ट वन इज द egestion. Egestion means elimination of undigested food from the body. जब भी हम खाना खाएंगे, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा जिसे हमारी बॉडी जो है लार्ज से स्मॉलर साइज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसको जो बॉडी से बाहर हमें रिलीज करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड egestion. ओके, तो इनके बारे में एक एक लाइन में लिख लेते हैं कि क्या है ये, ताकि आप सबको ये याद रहे और आप नोट्स बना सकें. First one, the taking food inside the body. Second one, digestion, conversion of large size food molecules into smaller size फूड मॉलिक्यूल्स. हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में. ऑन व्हाट द मीन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड. And what the mean of assimilation? Assimilation means transport of absorbed food देखो, जो फूड हम ब्लड में ले आए हैं, अब उस फूड को हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जाना है ताकि वहां पर उसका यूटिलाइजेशन हो सके. दैट प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम ब्लड टू different body parts. And last, the egestion means elimination of wastage, elimination of undigested food. From body. So now you have all clear: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These all are 5 steps of nutrition. ये न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं, राइट. अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, तो बेसिकली हम डिवाइड करें न्यूट्रिशन को, तो न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. 2 टाइप का हमारा न्यूट्रिशन होता है. फर्स्ट वन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Autotrophic nutrition means when organism is not dependent on the other for the purpose of food. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होता है, दैट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ये क्वेश्चन आया, जब वो डिपेंडेंट नहीं है तो फिर क्या होगा भाई, क्या उसे फूड की आवश्यकता नहीं? डेफिनेटली इट रिक्वायर्स द फूड. फूड इज अ बेसिक नीड, फूड जरूरी है ही. अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि फूड का जरूरत क्यों है, वास्तव में हम खाना खाते क्यों हैं. जब भी ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, लेकिन आप
एक बेसिक फंडामेंटल समझो कि क्यों है जरूरी है बेटा। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। जितने भी लिविंग है वो कोई ना कोई वर्क कर रहे होते हैं, और वर्क के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए बेटा, फ्यूल चाहिए। तो फूड वर्क एज आवर फ्यूल। अब चाहे वी आर एनिमल्स, और इट ऑल्सो रिक्वायर फॉर द प्लांट, प्लांट को भी इसे फूड की जरूरत है, क्योंकि दे ऑल्सो परफॉर्मिंग द मेनी एक्टिविटीज। प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करके उसको डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जा रहे हैं, फॉर दैट दे रिक्वायर द एनर्जी। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके लिए भी उन्हें एनर्जी की आवश्यकता है। तो डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। दैट्स व्हाई दे रिक्वायर द न्यूट्रिशन, इसलिए उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस वो फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं उन्हें जरूरत नहीं है, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड, राइट। तो डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफ कैन मेक देयर ओन फूड। सो ऑटोट्रॉफ मींस they will make their own food. Second one, the heterotrophic nutrition, when organisms depended on other for the purpose of food, that called heterotrophic nutrition. All animals are परफॉर्मिंग दिस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम सब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं क्योंकि हम सब फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप सभी, आपको क्या लगता है आप डिपेंडेड हैं, और व्हाट अबाउट योर मदर? क्या मम्मी भोजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेड है, मम्मी अपना भोजन खुद बना लेती हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है, दे विल मेक देयर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो मम्मी क्या ऑटोट्रॉफ है? मदर आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफ्स, मदर भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग देयर फूड इन किचन ओनली, बट दे रिक्वायर द मटेरियल फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है। और यहाँ जो ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं, ये कोई भी फूड बनाने के लिए किसी भी लिविंग से कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स का बेटा? प्लांट्स। क्या कभी आपने सुना है किसी प्लांट को कहीं जाके कह रहा है आटा दे दो, नमक दे दो, मिर्च दे दो, खाना खाना है? दे आर मेकिंग देयर ओन फूड। जो उन्हें चाहिए बेसिकली, जो फूड की जो है मेन सेलुलर फूड क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज दे आर मेकिंग देयर फूड, ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जानेंगे उससे भी डिटेल में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक अगेन फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। ये भी दो प्रकार का होता है बेटा। फर्स्ट वन द सेप्रोफाइटिक एंड सेकंड वन द पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मींस व्हेन ऑर्गेनिज्म गेटिंग द फूड फ्रॉम अदर डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म के डेड और डिके पार्ट से कोई अपना भोजन ले रहा है, बना रहा है, तो ले रहा है, उसे क्या कहेंगे बेटा? सेप्रोफाइटिक। एंड पैरासाइटिक, पैरासाइट मींस क्या होते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेन जो अपना फूड जो है किसी अदर लिविंग से ले रहा है। एंड पैरासिटिक टाइप्स ऑफ रिलेशन इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशन। ऐसा नहीं है कि एक बार में किसी ऑर्गेनिज्म के कोई किसी ने, जैसे शेर ने बिल्ली को खा लिया, आप कहोगे सब बिल्ली को खाया तो क्या ये पैरासाइट है? नहीं, पैरासाइटिक रिलेशन क्या है? लॉन्ग टर्म रिलेशन है। एक लिविंग दूसरे लिविंग से फूड ले रहा है। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे कि यहां पर ये जो एग्जांपल है यहां लिखा है, ये इसे बोलते हैं कैस्कोटा, ऑल्सो कॉमनली नोन एज अमरवेल। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर क्या है, बड़ा जाल सा आ जाता है, बहुत छोटे छोटे थिन फाइबर का एक जाल सा बना रहता है। बहुत सारे गांव में आपको दिख जाएगा अक्सर देखने के लिए। इसे बोलते हैं अमरवे। ये क्या है बेटा? ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होता है और उन्हीं से अपना भोजन लेता है, और हमेशा उनके ऊपर रह करके उन्हीं के जो उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया है उसी को एब्जॉर्ब करके काम चलाता है। अगर ह्यूमन के केस की बात करें तो कुछ बच्चों के सिर में जुएं पड़ जाती हैं। तो जुएं क्या है? एग्जाम्पल है बेटा पैरासाइट का। अच्छा, पैरासाइट को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पैरासाइट फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट एंड एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मींस दे आर लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह करके उससे भोजन ले रहे हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा एंडोपैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है? आप में से कोई बताएगा? बचपन में आप सबने सुना होगा कि पेट के अंदर पुराने टाइम में पटेरे पड़ जाते थे, और आज के समय में क्या होता है, पटेरे भी होते हैं, हो सकता है गांव में रूरल में हो, लेकिन आजकल एक और चीज बहुत पॉपुलर है बेटा, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें बोलते हैं चुन्ने या चनूने। तो दे आर ऑल्सो लिविंग इनसाइड द बॉडी।
राइट, सो दे आर ऑल्सो एंडोपैरासाइट। दिमाग के अंदर भी होते हैं कुछ कीड़े, और किसी के दिमाग के अंदर कुछ कीड़े हैं ना बेटा, तो वो भी एंडोपैरासाइट है, राइट। अब एक्सोपैरासाइट जैसे मैंने बताया, जू जू भी एग्जांपल है एक्सोपैरासाइट का। और क्या है पैरासाइट बेटा? लीच। लीच जॉक, तो जॉक भी क्या है बेटा? एक पैरासाइट की तरह है, क्योंकि वो दूसरी लिविंग ऑर्गन्स के ऊपर रह करके उसका खून पीती रहती है, राइट। और लास्ट में क्या है बेटा? टेपवर्म। टेपवर्म भी बॉडी के अंदर रहता है। आप मुझे बताइए, टेपवर्म मैं कह रहा हूं बॉडी के अंदर होता है, तो क्या होगा? ये एंडोपैरासाइट का एग्जांपल होगा कि एक्सोपैरासाइट का होगा, राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बता के जाएं कि व्हाट टाइप ऑफ दिस पैरासाइट, टेपवर्म। अच्छा, दो टाइप के न्यूट्रिशन और हैं हमारे पास, होलोजोइक न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्टिक न्यूट्रिशन। ये मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, लेकिन आपको हेडिंग कहीं नहीं मिलेगी इनकी, तो आप समझ लेते हैं छोटे छोटे को भी। दो चीजें और हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जब भी हम फूड को, ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड देन डाइजेस्टिंग इट, फूड को बॉडी के अंदर ले करके डाइजेस्ट करना ही, दैट प्रोसेस दैट न्यूट्रिशन कॉल्ड होलोजोइक, उसे ही कहते हैं होलोजोइक। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में क्या है, कुछ डिफरेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, दे आर द इन प्लांट कैटेगरी, वो प्लांट कैटेगरी के अंदर हैं, बट दे कैन नॉट मेक देयर फूड। अब प्लांट भी है, फूड नहीं बना सकते, अब उनके साथ क्या होगा, राइट। सो क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म किसी फूड के ऊपर ही गिरे होते हैं। सपोज लाइक इट इज अ पीस ऑफ ब्रेड, ये कोई ब्रेड का टुकड़ा है, तो छोटे छोटे इनके स्पोर होते हैं, ये फूड के ऊपर सेटल होते हैं, और यहीं पर केमिकल्स रिलीज करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करेंगे। देखो होलोजोइक में क्या है, आप समझिए कि फूड को बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं और फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर छोड़ा जा रहा है, फूड बाहर डाइजेस्ट हो रहा है, देन दे आर एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, राइट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एग्जांपल क्या क्या है इसके, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। सो होलोजोइक के एग्जांपल क्या है बेटा? अमीबा। और क्या है बेटा? ह्यूमन। मैक्सिमम एनिमल्स परफॉर्मिंग दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैंने ये दो क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनका न्यूट्रिशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब मैं वहां फिर से लिखूंगा कि अमीबा परफॉर्म दिस होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तब आपको पता होना चाहिए कि अमीबा होलोजोइक कर रहा है, तो क्या मतलब है इस बात का। एंड और एक एब्जॉर्प्टिक न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिक न्यूट्रिशन में बेटा किसका एग्जांपल, ये क्या है? फंगस, फंगी। फंगी परफॉर्म द एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। फंगस जहां भी ग्रो होती हैं, दे रिलीज देयर एंजाइम्स ऑनटू द फूड, देन डाइजेस्ट देयर, देन दे अब्जॉर्ब। पहले अपने एंजाइम्स को बाहर छोड़ेंगी, फूड को डाइजेस्ट होगा, और फिर डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करेंगे। इनके अंदर कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर नहीं होता है। ओके ओके, now we will move to the autotrophic nutrition in detail. Plants perform this process called photosynthesis, and by this process they are making their food. Plants photosynthesis करते हैं और इसके द्वारा ये क्या अपना भोजन बनाते हैं। Okay, so now we will understand about this photosynthesis. Photosynthesis क्या है? Photosynthesis बेटा, it is a process by which plant make their food by using CO2 and water in presence of chlorophyll and sunlight. मीन्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स CO2 और वाटर का यूज करके दे आर मेकिंग देयर फूड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे ही फोटोसिंथेसिस करेंगे। नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन एंड यू ऑल्सो नोट डाउन इट। ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फूड मीन्स बेटा किसकी बात हो रही है यहां पर? ग्लूकोज की। बाय यूजिंग H2O and CO2 in presence of sunlight and chlorophyll. सो यहां पर कुछ बातें बेटा ध्यान देने वाली हैं। ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ग्लूकोज, यहां ये ध्यान देना बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो दो चीजों की यूटिलाइजेशन होगा और दो की प्रेजेंस जरूरी है। टोटल चार चीजें रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए, बट दो की बेटा क्या चाहिए, हमें प्रेजेंस चाहिए, और दो का क्या चाहिए, हमें यूज चाहिए। देखेंगे इसको डिटेल में रिएक्शन के साथ। देखें, सो हियर 6CO2 plus 12H2O C6H12O6 6H2O 6O2 this। रिएक्शन के ऊपर सनलाइट, या ऊपर लिखेंगे सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल। हाँ देखिए सभी, सो 6CO2 मॉलिक्यूल 12H2O लेंगे और इसके साथ एक बनेगा C6H12O6। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज, मोस्ट पॉपुलर मॉलिक्यूल, also known as the cellular fuel, C6H12O6 and 6H2O and last 6O2। अब इस रिएक्शन को देख के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में राइज होते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन बेटा यहां पर हम देखेंगे सभी, यहां हम 12H2O ले रहे हैं, 6H2O यहां पर रिलीज हो रहे हैं। इस चीज को आप गौर से देखिए, 12H2O ले रहे हैं और 6H2O रिलीज हो रहे हैं। टोटल आप देखेंगे तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि 6H2O यूज हो रहे हैं, 12 ले रहे हैं, 6 अभी भी बच रहे हैं, 6 यहाँ पर निकल रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा देखने से यहाँ पर 6 यूज हो रहे हैं। तो हम 6 ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बेटा आप इस बात को समझें सभी कि यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है 6O2 कंप्लीटली अराइजेज फ्रॉम दिस वाटर। आप इस बात को समझें सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस में जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज होती है वो पूरी की पूरी वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तब वहां पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अब आप जरा सोचिए, अगर हमने यहां पर ये 6H2O लिया होता तो 6H2O से कैसे भी हम यहां पर 6O2 रिलीज नहीं कर सकते। That's why we have to take this 12H2O। इसलिए हमें यहां पर ये 12H2O लेना ही पड़ता है। जब 12H2O लेंगे तभी यहां से 6O2 निकल पाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम्स में और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीजेस फ्रॉम वेयर, कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर वाली ऑक्सीजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तभी वो ऑक्सीजन रिलीज होती है और वो वाटर वाली ही होती है। एक क्वेश्चन जरा आप सोचिए, हम हमेशा से पढ़ते हैं इस रिएक्शन को, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ये सनलाइट क्यों चाहिए होती है? जरूरत क्या है सनलाइट की? क्योंकि इसकी प्रेजेंस जरूरी है। बिल्कुल ऐसे, ये तो वो वाली बात है ना कि किचन के अंदर खाना बन रहा है और पापा खड़े होकर देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। जरूरत क्या है भाई, कुछ कर नहीं रहे, कुछ तो कर रहे होंगे। तो वही यहां पर है कि इन दोनों क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। तो प्रेजेंस जरूरी है क्यों, बेसिकली इनका काम क्या है, राइट? तो ये आपको दिमाग में राइज होना चाहिए। अगर आपने साइंस लिया तो आपके ये सब क्वेश्चंस आपके आने चाहिए आपके दिमाग के अंदर, राइट? तो समझेंगे हम, इसे भी हम जानेंगे डिटेल में कि इनकी जरूरत क्यों है, राइट? तो पहले आप सभी को ये रिएक्शन क्लियर है। रिएक्शन सभी को बिल्कुल एज इट इज याद होनी चाहिए। ये एटम मॉलिक्यूल, इनकी संख्या ऊपर नीचे कभी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे इसको ऊपर लिख देते हैं, इसे छोटा करके लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल एज इट इज आनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके साथ ही हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, अब हम बेसिक एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से रिलीज होगी, कहां से हम प्लांट्स से लेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स विल टेक बाय स्टोमेटा।
स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर वेरी टाइनी पोर, बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जो लीफ के ऊपर होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट में होते हैं। यहाँ दो मैंने इसके डायग्राम लगाए हुए हैं स्टोमेटा के, एक ओपन है और एक क्लोज है। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है? और ओपन क्लोज होते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो स्टोमेटा है ये बेटा ओपन है, और ये स्टोमेटा जो है बेटा वो है क्लोज। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज का जो फंक्शन है बेसिकली एक सेल के थ्रू होता है, और जिसे बोलते हैं बेटा गार्ड सेल। ये रही गार्ड सेल, ये गार्ड सेल्स हैं जो बीन शेप में होती हैं। गार्ड सेल की जो शेप है बेटा वो कैसी होती है? बीन शेप में, बीन शेप। तो बीन शेप में जो है ये गार्ड सेल है। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर इनटेक होगा, इनटेक ऑफ वाटर, जब वाटर का इनटेक होगा तो गार्ड सेल क्या है बेटा? साइज में फूल जाएंगी, और जब ये साइज में फूल जाती है तो अपना प्रॉपर शेप ले लेती है, बीन शेप, जिससे कि जो ये जो पोर है जो ओपन हो जाता है। और अगर जब यहां से वाटर आउट हो जाएगा तो ये सेल क्या लेंगी? अपनी थोड़ा सा लूज हो जाएंगी, और लूज होने के बाद क्या है? ये स्ट्रेट हो जाती हैं, और जिससे स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है बेटा? क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली हम ये जो प्लांट्स टेक देयर CO2 बाय दिस स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा पोर के थ्रू लेंगे। और एक और बात आप याद रखिए, यहां पर स्टार लगा के इसको नोट कर लेंगे सभी, व्हाट कि मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, more number of stomata found on lower surface ये आपको वहां भी हेल्प करेगा। आपके 10th के अंदर ये प्रैक्टिकल भी है, एक्सट्रैक्ट स्टोमेटा फ्रॉम द लीफ, लीफ से स्टोमेटा बाहर निकालना और उसको टेम्परेरी स्लाइड बनाना। तो आपको जब ये पता होगा कि लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा है तो डेफिनेटली हम लोअर सरफेस से ही स्टोमेटा निकालेंगे लीफ के अंदर। तो प्लांट को क्या चाहिए बेटा? नंबर 1 फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, ये स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे सीधा एटमॉस्फेयर से, राइट। सेकंड वन, दे रिक्वायर वाटर। कहां से आएगा? बाय रूट्स, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के जाइलम से सभी सेल तक ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। आपको याद होगा जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स। तो जाइलम क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स, रूट्स से डिफरेंट पार्ट तक वाटर को पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। तो वाटर रूट से एब्जॉर्ब होते हुए थ्रू जाइलम सभी सेल्स तक पहुंचेगा। थर्ड वन, रिक्वायर सनलाइट। अब हमें क्या चाहिए? तीसरी सनलाइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सनलाइट चाहिए क्यों? तो बेटा हमें सनलाइट चाहिए यहां जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक करने के लिए। जब तक वाटर, हमने दो चीजें ले ली है बेटा, वाटर ले लिया है और CO2 ले लिया है, और इससे हमें C6H12O6 बनाना है। अब मुझे आप देख करके बताइए, ये एक मॉलिक्यूल है, देखिए सभी, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। सेकंड मॉलिक्यूल है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन यहां जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हैं। अब अगर इसके पास तीनों हैं तो कहीं ना कहीं या तो ये है कि ये हाइड्रोजन यहां पर आनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन वाटर की यहां आएगी तो ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा वाटर को, और किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें उसके लिए चाहिए बेटा एनर्जी। बिना एनर्जी के हम किसी भी बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। अब एनर्जी मिलेगी हमें सनलाइट से, डेफिनेटली सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी। लेकिन एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, एनर्जी को पकड़ने के लिए प्लांट्स के पास भी कोई ना कोई कंटेनर, कोई ना कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए जो उस एनर्जी को पकड़ेगा। जैसे जब भी आपको भी प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए आप किसी ना किसी कंटेनर का यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नदी में कूद जाएंगे पानी पीने के लिए, राइट। तो सनलाइट आ रही है, भर भर के एनर्जी आ रही है प्लांट्स के पास, लेकिन कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए जो उस एनर्जी को पकड़ के और ब्रेक डाउन ऑफ वाटर करा सके, right? So for that the plants have the fourth thing, that is chlorophyll. So chlorophyll is a molecule in a plant which have a capacity to absorb the light
energy and then it convert into the chemical energy and this chemical energy utilized to break the water molecule. यही वो केमिकल एनर्जी होती है जो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सनलाइट का क्या यूज है प्लांट के अंदर। सनलाइट का यूज क्या है बेटा, दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू द प्लांट सो दैट दे कैन ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल इज ए मॉलिक्यूल विच कैप्चर द लाइट एनर्जी। अब एक बात समझिए, यहां बहुत समझने वाली बात यह है कि अक्सर आप रिएक्शन में इसे यही देखते होंगे सनलाइट। कभी सोचा है दिमाग में क्या बल्ब लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होगा? और हम हमेशा सनलाइट ही क्यों लिखते हैं, हम लाइट क्यों नहीं लिखते हैं? देखो एक नेचुरल सी बात है कि जब हम नहीं आए होंगे बल्ब, ये ट्यूबलाइट, ये सारी लाइटें कब आई? जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, जब हम सब आए, जब हमने इन सारी चीजों को इन्वेंट किया। क्या हमसे पहले फोटोसिंथेसिस नहीं होता होगा? डेफिनेटली होता था। क्या उस समय बल्ब की लाइट होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट दिस नेचुरल प्रोसेस। हम नेचुरल प्रोसेस को पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे कि नेचर में कैसे हो रहा है। तो नेचर में होने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको हमेशा सनलाइट लिखते हैं। लेकिन आपने इंडोर प्लांट्स भी देखे होंगे, घरों के अंदर प्लांट रखे रहते हैं, तो वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं। तो घरों के अंदर जो प्लांट रखे हैं वो लाइट बल्ब से सर्वाइव कर रहे हैं। तो लाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कभी एग्जाम में आए तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, यस एग्जैक्टली द फोटोसिंथेसिस आल्सो कैन हैपन इनटू द बल्ब लाइट। ओके, हाँ, सो हाँ, वी आर ऑन द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप समझेंगे फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट वन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोफिल ही मॉलिक्यूल है जो लाइट एनर्जी को क्या कर सकता है बेटा, एब्जॉर्ब कर सकता है। सेकंड वन बेटा क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और देन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी विच इज फॉर्म बाय द लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी से जो केमिकल एनर्जी बनी है वो केमिकल एनर्जी यूज होगी यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। और लास्ट में क्या होगा बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास उसका रिडक्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, मींस C6H12O6। और यहां जो हाइड्रोजन आया बेटा वो वाटर के ब्रेक होने से आया, और इसका जो ऑक्सीजन है वो कहां चला गया, पहले ही बाहर निकल गया, photosynthesis. Alright, so these are the steps of photosynthesis. Now the question is, what the importance of photosynthesis? क्या है इसकी importance? So as we already know that photosynthesis is the only process in this world which is providing food to the all living organisms. इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी बेसिकली केवल और केवल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की है। राइट, सो फोटोसिंथेसिस मेक फूड फॉर ऑल। यहां ऑल लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सम आर डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन फोटोसिंथेसिस एंड सम आर इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन फोटोसिंथेसिस। आई थिंक ये स्लाइड मिक्स हो गई है। तो फोटोसिंथेसिस की इंपोर्टेंस क्या है, ये दो लाइनें हमारी पुरानी वाली स्लाइड की आ गई हैं। तो फोटोसिंथेसिस की इंपोर्टेंस है मेनली इट मेकिंग द फूड फॉर द ऑल। और दूसरा क्या इंपोर्टेंस है बेटा, ये पहला इंपोर्टेंस है। दूसरा इंपोर्टेंस, इट इज यूजिंग द CO2। ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज के समय में। डे बाई डे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन एक अकेली एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली यूज हो रही है, मींस इट इज रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, तो फूड बनाने के साथ साथ ये पॉल्यूशन को भी कम करती है फोटोसिंथेसिस। थर्ड वन क्या करती है, इट इज प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन विच इज अ लाइफ गैस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जो गैस जरूरी है दैट इज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो कोई प्लांट, अगर कोई प्लांट है, कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, अगर वो हमें कोई भी फ्रूट नहीं देता, इवन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन, इट इज मेकिंग ऑक्सीजन फॉर ऑल। राइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द क्विज, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए।